हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो पाठ के बीच में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के भी प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। हमें इनमें से बताना कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा जैसे कि हमें पता है कि पदार्थ क्या होता है, कोई भी चीज़ जो जगह या स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है वो चीज़ क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। तो आपका आंसर होगा कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय। ये 4 चीज़ें इनमें से आपकी क्या है? पदार्थ है। इसके अलावा स्नेह, गंध, घृणा, शीत, इत्र की सुगंध, ये चीज़ें पदार्थ नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। यहाँ पे एक आपको सिचुएशन दी हुई, स्थिति दी हुई है और हमें उसका कारण बताना है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? हमने कई बार देखा कि मम्मी कुछ बना रही होती है और हम जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो हमें खुशबू आ जाती है कि आज ये बना हुआ है, जब गरम गरम बन रहा होता है। तो इसने यही पूछा कि जो गरमा गरम खाना होता है उसकी महक हमें काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है हमारे पास, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। इसका उत्तर होगा, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उनके तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। हमें पता है कि कणों के बीच में क्या होता है, कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, उनमें होती है गतिज ऊर्जा। और जो गर्म खाना होता है उसके कणों में गतिज ऊर्जा कैसी होगी? अधिक होगी, क्योंकि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है। इसी कारण गर्म खाने की गंध क्या है? कई मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं, और जबकि ठंडे खाने की महक को लेने के लिए हम इसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि ठंडे खाने के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी, बहुत ही कम होगी अगर हम उसकी तुलना करें गर्म खाने के कणों से। तो गर्म खाने में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण, उनमें गतिशीलता ज़्यादा होने के कारण उनमें विसरण भी अधिक होगा, और विसरण अधिक होगा तो वो गंध भी काफ़ी दूर तक पहुँचेगी खाने की। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? हमने पदार्थ के कणों की विशेषताएं पढ़ी थी, तो हमें ये बताना है कि कोई भी जो गोताखोर है वो पानी में तैर पाता है, उस पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ की कौन सी विशेषता या उसका गुण हमें पता चलता है? जल के कणों के बीच क्या होता है? दूरी अधिक होती है, उनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है वो पानी को काट पाता है। यानी कि आकर्षण बल कम होता है और कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसी कारण से स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। हमारा 4th क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपका, पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके आपस में वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको हम बोलते हैं आकर्षण बल। तो ये 3 विशेषताएं होती है पदार्थ के कणों की। पहले की, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तीसरी, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब हम पेज नंबर 6 एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने घनत्व की परिभाषा दी हुई है कि द्रव्यमान प्रति इकाई को हम प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे।
बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और हमें उन्हें बढ़ते हुए क्रम, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में उन्हें लगाना है। तो यानी कि सबसे पहले हम उसको लगाएंगे जिसका घनत्व सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा जिसका घनत्व होगा उसको व्यवस्थित करेंगे। तो हमारा आंसर है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में सबसे पहले वायु आएगी। वायु का यानी कि घनत्व इन सब में सबसे कम है, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, जल, शहद, चौक और लोहा, यानी कि इन सब में लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा है और वायु का सबसे कम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। सबसे पहले हमें पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उनमें अलग अलग गुणों के आधार पर हमें उनमें अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा हमें बताना है, यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, कुछ गुण दिए हुए हैं अवस्थाओं के, उनके आधार पर हमें टिप्पणी करनी है बी पार्ट में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आकार। जो ठोस होते हैं उनका जो आकार होता है वो स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, उनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। लेकिन जो लिक्विड है यानी कि द्रव है, उनका आकार निश्चित नहीं होता, उसे जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। गैस का भी यही है, उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। दूसरी हमारी जो विशेषता या गुण है वो है आयतन। ठोस का अपना एक निश्चित आयतन होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। यह जिस बर्तन में रखी जाती है और उसी का आकार और आयतन ले लेती है। तीसरा है आपका दृढ़ता। ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ होने का मतलब क्या है, ये बहते नहीं हैं, ये दृढ़ नहीं होते। जो द्रव है वो दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं, क्योंकि ये बह सकते हैं। गैस भी आपकी तरल में आएगी क्योंकि वो भी बह सकती है। फोर्थ विशेषता है आपकी कणों के बीच आकर्षण बल। ठोस में जो आकर्षण बल है कणों के बीच में वो सबसे अधिक होता है, द्रव में ठोस से कम होगा और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। पांचवा है आपका कणों की स्थिति। ठोस में जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं? क्योंकि उनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। द्रव में जो कणों के बीच की दूरी है वो ठोस से ज़्यादा होगी और गैस से कम, अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है द्रव के अंदर, इसीलिए हम पानी को काट पाते हैं। जो गैस है उसमें कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान, अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। सिक्स्थ विशेषता है या गुण है संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। इसमें जो आपके ठोस है इनमें कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता नगण्य यानी कि शून्य होती है। ठोस थोड़े बहुत संपीड़नीय होते हैं, लेकिन जो आपकी गैस है वो अत्यधिक संपीड़नीय होती है, इसीलिए हम गैस को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भी भर सकते हैं, जैसे आपकी एलपीजी, सीएनजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित करके ही इनको सिलेंडर्स में भरते हैं। आपकी जो लास्ट गुण है सेवंथ वो है विसरण। विसरण यानी कि पदार्थों का अपने आपस में मिक्स होना। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। द्रव जो होते हैं उसमें ठोस का विसरण भी हो सकता है, गैस का भी विसरण हो सकता है। उदाहरण हम ले सकते हैं, हम पानी में चीनी घोल सकते हैं। चीनी क्या है, ठोस है, और पानी आपका क्या है, द्रव। इसी प्रकार नमक भी घोल सकते हैं। और गैसों का विसरण भी हो सकता है द्रव में, जैसे जो पानी होती है, समुद्री जीव होते हैं जहाँ वो रहते हैं, उस पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों घुली होती है। तो यानी कि वो कैसे घुली, विसरण के कारण। इसी प्रकार आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होंगी, कोल्ड ड्रिंक या सोडा बोतल में भी क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस का विसरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और जो गैस है वो अन्य गैसों के साथ बहुत तीव्रता से विसरण करती है। हमें वैसे भी पता है जो हवा क्या है वो मिश्रण है बहुत सारी गैसेस का। जो हमारा वातावरण है, यहाँ पे वायु है, वायु क्या है, मिक्सचर है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, इन सब का क्या है, ये मिक्सचर है। और ये किसके कारण ये मिक्सचर बन पाया है, विसरण के कारण। अब हमारा बी पार्ट है, उसमें पूछा था कुछ विशेषताएं, हमें उन पर टिप्पणी करनी थी। पहला है आपका दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है। हर एक पदार्थ में गुण होता है जो ये रिजिडिटी या दृढ़ता, ये वो गुण है जो उसको अपना आकार बनाए रखने में हेल्प करता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है, इसीलिए ठोस क्या है, दृढ़ है। जबकि जो द्रव और गैस है यानी कि पानी और आप एयर को ले लीजिए उदाहरण के रूप में, ये दृढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आकार नहीं बना रहता, ये अपना आकार बदलते रहते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं है। दूसरा जो गुण है हमें जिस पे टिप्पणी करनी है वो आपका संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यह हमें पता है। बाह्य दबाव यानी कि बाहर से जब हम दबाव या बल के कारण अगर कण समीप आ जाते हैं तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। द्रव और गैस दोनों ही कैसे होते हैं, संपीडनीय होते हैं। गैसें सबसे ज़्यादा संपीड़ित होते हैं, ये हमने ऊपर गुणों में भी पढ़ा है। ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है, नगण्य का मतलब शून्य होती है, इसलिए ठोस का जो आकार और आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित यानी कि कंप्रेसिबिलिटी गुण के कारण हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा आयतन वाली गैस को हम उसको संपीड़ित करके हम सिलेंडर में या किसी और चीज़ में भर सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है जिस पे हमें टिप्पणी करनी है, तरलता, फ्लूइडिटी। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे, तरलता कहेंगे। जैसे आपका पानी बहता है तो यानी कि पानी में क्या है, तरलता है। द्रव तथा गैसें दोनों ही बहती हैं यानी कि दोनों में क्या है, तरलता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, वो जहाँ रखे होते हैं वहीं रहेंगे क्योंकि उनकी सीमाएं निश्चित होती है, उनमें आकर्षण बल कणों के बीच बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें तरलता नहीं होती। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से भी अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है और आकर्षण बल नगण्य होता है यानी कि शून्य के बराबर होता है। अब आपका फोर्थ, बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल मतलब कणों के बीच में जो बल है, ना के बराबर होता है। अत्यधिक गतिज ऊर्जा और अंतराण्विक बल, आकर्षण बल कम होने के कारण कणों के बीच में जो गैस है वो किसी बर्तन को पूरी तरह से भर लेती है, वो आसानी से जो सभी दिशाओं में चल सकती है। फिफ्थ है आपका आकार यानी कि शेप। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ठोस पदार्थों में वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो इनका आकार होता है वो निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस जिस भी बर्तन में हम उसे डालेंगे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिनमें भी इन्हें रखा जाता है इनका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता परंतु ठोस का आकार निश्चित होता है। सिक्स्थ है आपका गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमें पता है क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशीलता क्यों होती है, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गैसों में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है।
अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि उनमें आकर्षण बल बहुत कम है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं और जो कण है वो तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में जो गतिज ऊर्जा है गैस से कम होती है और ठोस में सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम होती है। 7th है आपका घनत्व, जिसे हम डेंसिटी भी बोलते हैं। हमें पता है घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रवों में औसत घनत्व होता है, गैस में घनत्व न्यूनतम यानी कि सबसे कम घनत्व गैस में होगा और सबसे अधिक घनत्व ठोस में होगा। वायु और अगर आपसे वायु, पानी और लोहा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व लोहे का होगा और सबसे कम आपका गैस का होगा, वायु का होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताने हमें। प्रश्न नंबर 3 ए पार्ट है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका उत्तर है गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के जो अणु है वो अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। इसी कारण जिस भी बर्तन में हम उसे रखेंगे वो उस बर्तन को पूरी तरह से भर लेगी, क्योंकि उनके कणों में गतिशीलता अधिक होती है गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण। और गतिज ऊर्जा अधिक क्यों है? क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है। बी पार्ट है इसका गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, यानी कि किसी भी कंटेनर में या बर्तन में अगर हम गैस भरते हैं तो वो गैस क्या है, उस कंटेनर उस बर्तन की दीवारों पे क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। तो इसका आंसर है अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और इसी कारण दीवारों पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। सी पार्ट है लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? हम उसे द्रव क्यों नहीं कहते? आंसर आपका लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। और आकार आयतन निश्चित होने का कारण क्या? कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण और गतिज ऊर्जा ना के बराबर। 4th पार्ट है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका आंसर हमें रीज़न देना है। हवा में क्या होता है? अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल यानी कि जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, 0 के बराबर होता है, जबकि जो ठोस है उसमें अणुओं के बीच जो कणों के बीच जो बल होगा आकर्षण बल वो बहुत अधिक होता है। इसीलिए हम गैस में अपना हाथ आसानी से घुमा सकते हैं, लेकिन किसी ठोस को हमें काट पाने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 4 सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। जनरली क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होता है उनका घनत्व ज़्यादा होता है किसी द्रव से, लेकिन जो बर्फ़ है वो ठोस होती है लेकिन फिर भी वो जल पे तैरती है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वही चीज़ दूसरे पे तैरेगी। जैसे पानी से घनत्व जिसका भी कम होगा वो चीज़ पानी पे तैरेगी, और ज़्यादा जो ठोस चीज़ें होती हैं उनका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, तो जो ठोस चीज़ होती है वो जनरली पानी में डूब जाती है। लेकिन हमने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा, वो ठोस है, इसका मतलब क्या है, उसका घनत्व पानी से कम है, इसलिए तो वो तैर रही है। इसका आंसर आपका बर्फ़ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद उसमें क्या है, हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, बर्फ़ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम हो जाता है। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है और इसी कारण जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो जल पर तैरता है। जल से कम घनत्व होने के कारण ही जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो जल में तैरता है। अब पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस हैं। पहला है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। हमें तापमान दिया हुआ है केल्विन में, हमें इसको बदलना है सेल्सियस में। अब K2 यानी कि केल्विन से हमें कहाँ जाना है, सेल्सियस में। ये करने के लिए आपको एक नंबर याद रखना है, सबसे पहले 273। इस क्वेश्चन में तो केल्विन से सेल्सियस पूछा हुआ है, कई बार आपको सेल्सियस से केल्विन भी पूछ लेते हैं। तो
कब हमें 273 प्लस करना है और कब माइनस करना है, ये मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए सीधा सा आपको ध्यान रखना है, ABCD में C पहले आता है और K बाद में आता है, यानी कि C पहले आया यानी कि कम नंबर पे आया और K आपका ज़्यादा नंबर पे आया। जब हम K से C में जाएंगे यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब हम C से K में जाएंगे यानी कि C क्या आपका छोटा नंबर पे है, पहले आता है, और K आपका बाद में आता है, तो हम उसको बढ़ते क्रम की तरफ जा रहे हैं। तो हम K में क्या, अगर हमें C से सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम प्लस करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। क्या माइनस और प्लस करेंगे, ये 273 जो नंबर आपको बताया गया है, इसको याद रखो। अब पहला दिया हमारा 300 केल्विन, अब हमें सेल्सियस में जाना है, K से C की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 300 में से 273 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। इकाई लगाना बहुत ज़रूरी है, मात्रक लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं एग्ज़ाम में। बी है इसमें 573 केल्विन, 573 केल्विन, फिर हम केल्विन से सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं यानी कि K से C की तरफ, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 273, हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब वो द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में है या गैसीय अवस्था में, ये हमें बताना है। तो पहला तापमान दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जल क्या होगा, आपका वाष्पित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो क्या है, बॉयल होना, उबलना स्टार्ट कर देता है, भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यहाँ पर जो इस ताप पर जो जल है वो वाष्प अवस्था में होगा, कुछ जल वाष्प अवस्था में होगा और कुछ जल आपका द्रव अवस्था में होगा। तो इस आंसर में आप द्रव भी ऐड कर लीजिए, यानी कि दोनों अवस्थाओं में मिल सकता है हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे जल। प्रश्न नंबर 3 है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। आपने देखा होगा जो ठंडा पानी होता है, बर्फ़ पिघल के जो ठंडा पानी बनता है, जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल लेती उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो बर्फ़ है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधनों को तोड़ने में खर्च होती है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती। जब हम बर्फ़ का टेम्परेचर मापते हैं तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस आता है, जब हम उसको हीट ऊष्मा देंगे तो सबसे पहले वो ऊष्मा क्या करेगी, बर्फ़ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, जो बंधन है, उनको तोड़ेगी, ताकि सारा का सारा जो बर्फ़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में, पानी में बदल जाए। उसके बाद आपका जो तापमान है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले पूरी बर्फ़ पिघलेगी, और वो पिघलेगी जब उसके अणुओं के बीच, कणों के बीच जो बंधन है वो टूटेगा, और वो तोड़ने का काम क्या करती है, कौन करती है, आपकी ऊष्मा करती है। और इसीलिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान आपका तापमान स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। जो गैस हमें पड़ता है उनमें कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, उनको हम संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। और इसके उदाहरण आप डेली लाइफ में देखते भी, आपके किचन में जो सिलेंडर आता है LPG गैस का, वो क्या है, गैस को ही संपीड़ित करके द्रव अवस्था में परिवर्तन करके उनको उसमें भरा जाता है। दूसरा आपका CNG भी है। इसका आंसर है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के 2 तरीके होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले गैस के अणुओं पर दबाव यानी कि दाब बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो जो कण है वो पास पास आ सके। फिर हम क्या करते हैं, तापमान कम कर देंगे ताकि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाए। इस प्रकार वो पास पास होकर द्रव में बदल जाएंगे। इस प्रकार आपकी जो गैस है वो किस में बदल जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है।
दाब बढ़ाएंगे, तापमान को कम करेंगे। ये दो परिस्थितियां होती हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यानी कि दाब बढ़ाएंगे और तापमान को घटाएंगे। पेज नंबर 11 के प्रश्न उत्तर करेंगे हम। पहला प्रश्न है गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शुष्क यानी कि बिल्कुल ड्राई मौसम होता है, जब कूलर अधिक ठंडा देता है, ऐसा क्यों? गर्म शुष्क दिन में क्या होता है, वायु में नमी यानी कि आर्द्रता कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है और तापमान अधिक होता है। जब तापमान अधिक होगा और आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता कम, तापमान ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से क्या मिलता है, हमें शीतलता उत्पन्न होती है। इसीलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ने के कारण जो कूलर है वो हमें गर्म शुष्क दिन में अधिक ठंडी हवा देता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मटके का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है? इसका उत्तर है, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं। जो आपका मटका होता है उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। और जब ये पानी उन छिद्रों से बाहर आता है तो वो वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन जब वो वाष्पीकृत होगा वो क्या करेगा, अपने आसपास की ऊर्जा को लेके जाएगा। ऊर्जा लेके जाएगा तो क्या करेगा, वाष्पीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, शीतलता मिलती है। इसीलिए जो गर्मियों में जो घड़े का जल है वो ठंडा रहता है। आगे भी हम पढ़ते हैं। इसी तरह मटके के ऊपर का पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटका शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती रहती है और वाष्पीकरण होता है। इसलिए मटके का जो जल है वो ठंडा हो जाता है। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो मटके में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी रिसता है और जब ये पानी ऊपर उसके मटके के बाहर आ जाता है तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए क्या है, चाहिए ऊर्जा, और वो ऊर्जा वो अपने आसपास से ले लेता है, जिससे क्या होगा, शीतलता प्राप्त होती है और इसीलिए हमारा जो मटके का पानी है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और वाष्पीकरण के कारण ही क्या होती है, शीतलता होती है। एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेनोन भी बोलते हैं इसको, ये जब अगर आप हाथ पे डालोगे तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। वो क्यों? क्योंकि जो एसीटोन या पेट्रोल या आपका जो इत्र है, सेंट वगैरह, ये क्या करेगा, आपकी हथेली से और आसपास से क्या है, ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत, भाप में बदल जाएगा। और जब ये वाष्पीकृत होगा तो क्या होगा, वहाँ से उस गर्मी को ले जाएगा और हमें बदले में क्या देगा, शीतलता देगा। प्रश्न नंबर 4 है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेट की सतह का जो क्षेत्रफल है कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। और हमने पढ़ा है चैप्टर में कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी ही जल्दी होता है। इसीलिए दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी प्लेट में। अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। कारण क्या है? जो हल्के रंग वाले हैं वे कपड़े ऊष्मा अवशोषित, यानी कि सूरज की जो ऊष्मा है या आसपास की जो गर्मी है उसको अवशोषित नहीं करते। जो गहरे रंग के कपड़े वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सूती कपड़ा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि सूती कपड़े में छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकरण की दर को तेज करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। पहला आपका 293 केल्विन, दूसरा आपका 470 केल्विन।
हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने केल्विन से सेल्सियस में बदला था। जब हम के से सी की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, 273 को घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो आप देखोगे 293 से 273 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा 470 केल्विन। 470 केल्विन से हम 273 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें केल्विन में परिवर्तित करना है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, सी से के की तरफ जा रहे हैं तो हम जमा करेंगे, क्या जमा करेंगे, 273। 25 में हमने 273 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 298 केल्विन। इसका बी पार्ट है 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस में हमने 273 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 646 केल्विन। मात्रक जरूर लगाना है हमें अपने आंसर्स में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दी हुई है और हमें उनके कारण बताने हैं। पहला है, नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य यानी कि गायब हो जाता है। दूसरा, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी आ जाते हैं, सेंट वगैरह की खुशबू हम काफ़ी दूर बैठते हैं तब भी हमें आ जाती है। दोनों के हमें रीज़न देने, कारण बताने। नैफ्थलीन आपने कपूर की गोली देखी होगी, अगर आप उसको ऐसे ही रख दो, वैसे भी हम कपड़े वगैरह में रखते हैं तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है, तो ऐसा इसका रीज़न देना है। तो आंसर आपका जो नैफ्थलीन है क्या है, एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, यानी कि ये सीधा ठोस सॉलिड से किस में बदल जाता है, गैस में। ठोस से सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो हमें कुछ समय बाद नज़र नहीं आता। दूसरा है बी, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, तो इसका कारण या रीज़न ये है, इत्र में क्या है, वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाता है, इसका विसरण संभव है। अतः इसकी जो गंध है बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। इसके कणों में गतिशीलता होती है, वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है, आसानी से विसरण हो जाता है। ये सारे रीज़न है जिसके कारण हमें इत्र की गंध दूर बैठे भी आ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन, ये हमें 3 पदार्थ दिए हुए हैं। हमें बताना है किस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल है और किस में सबसे कम, बढ़ते क्रम में आकर्षण बल में। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, वायु, गैस को। और यहाँ पे गैसीय अवस्था में कौन है, ऑक्सीजन, तो इसमें आकर्षण बल सबसे कम है। फिर आपका जल जो द्रव्य अवस्था में, इसमें मध्यम होता है। और चीनी में आकर्षण बल कणों के बीच सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो ठोस है, इसीलिए उसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। चीनी में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन में सबसे कम। प्रश्न नंबर 5 है, हमें यहाँ पे 3 तापमान दिए हुए हैं, तीनों में हमें जल की भौतिक अवस्था बताने। पहला आपका 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे जो आपका जल होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, यानी कि उस अवस्था में। फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस और द्रव दोनों में मिल सकता है। ठंडा जो पानी होगा उसका 0 डिग्री, उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बर्फ़ है उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था भाप यानी कि गैसीय अवस्था भी हो सकती है और आपकी द्रव अवस्था भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दे, यानी कि यहाँ पे भी हमें रीज़न देना है। पहला है जल कमरे के ताप पर द्रव है, और बी है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। एक ही तापमान पर जो आपका पानी है वो द्रव अवस्था में और जो आपकी अलमारी है लोहे की वो ठोस अवस्था में, ऐसा क्यों? जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण है, तरलता है, इसमें तरल होते हैं ये जिस भी बर्तन में डाला जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जबकि जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर कैसी होती है, ठोस होती है, क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण है। जल में बहने का गुण है, तरलता का गुण है, ठोस में दृढ़ता का गुण है, इसका आकार निश्चित होता है, इसीलिए जो आपकी अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस है और जो आपका जल है वो कमरे के ताप पर द्रव है। प्रश्न नंबर 7 है, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ है को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है?
अगर इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर हम बर्फ़ को और जल को लें तो शीतलता का जो अनुभव या प्रभाव है वो बर्फ़ में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न दे रहा है। जो बर्फ़ है उसमें संगलन की यानी कि फ्यूज़न की गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए उसी तापमान पर जल की अपेक्षा, इसीलिए जो बर्फ़ है वो शीतलता का प्रभाव अधिक देती है। अगला प्रश्न भी गुप्त ऊष्मा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी? तो आपका भाप आएगा आंसर। भाप में जलने की तीव्रता अधिक होगी क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जो उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक देगी। इसीलिए जो भाप है उबलते हुए जल की अपेक्षा में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी गुप्त ऊष्मा के कारण। अब प्रश्न 9 में निम्नलिखित चित्र में के लिए ABCDEF अवस्था परिवर्तन को नामांकित करना हमें। तो पहला है आपका A, ठोस से द्रव। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे, फ्यूज़न कहेंगे। B आपका द्रव से गैस, इसको हम वाष्पीकरण, वाष्पन कहते हैं, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। C है आपका गैस से द्रव। C है आपका गैस से द्रव यानी कि भाप से वापस पानी में अगर हम करें तो संघनन, कंडेंसेशन। आपके जो बादलों का निर्माण होता है वो इसी से होता है, कंडेंसेशन, संघनन प्रक्रिया से। और फिर द्रव से ठोस क्या होगा आपका? सॉलिडिफिकेशन। और F क्या है आपका? गैस से ठोस, ऊर्ध्वपातन। और E भी क्या आपका? ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन, यानी कि सीधा ठोस अवस्था से गैस में बदलना आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस से ठोस, ठोस से गैस, बिना द्रव में परिवर्तित हुए इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर ऑल्सो।